चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास में हम समानता के लिए शिक्षा इस पर बात कर रहे थे और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहले एक बार इसको रिवीजन करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समानता के लिए शिक्षा, और ये समानता के लिए शिक्षा क्या होती है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि समानता और समता, मैंने ये दो शब्द आपको बताए थे, एक होती है समानता और दूसरी होती है समता। इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लेना। समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो सबके लिए समान अवसर प्रदान करना ही समानता है। तो समानता का अवसर क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना, इसे हम कहते हैं समानता। समानता होगी सबके लिए समान अवसर। लेकिन समता शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि समता का मतलब है एक समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये समता का मतलब है कि समान परिस्थिति में रहने वालों के साथ एक समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। मैंने कहा था कि जब पटवारी का फॉर्म निकला तो पटवारी का फॉर्म भरने के लिए सबके लिए अवसर प्रदान कर दिया गया, वो समानता होगी, सबके लिए समान अवसर देना, उसे हमने कहा समानता। लेकिन जब उसमें फिजिकल की बात आई तो वहां पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया कि लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जबकि लड़कों की बात आएगी तो लड़कों के लिए 7 किलोमीटर दौड़ होगी। क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लड़के और लड़कियां जैविक रूप से भिन्न होते हैं। जब जैविक रूप से भिन्नता पाई जाती है तो इसलिए उनमें समता लाने के लिए दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल कर दिया गया कि भाई लड़कियां 5 किलोमीटर की दौड़ करेंगी और लड़के जो है 7 किलोमीटर की दौड़ करेंगे। तो ये समानता और समता का मतलब अच्छे से समझ लेना। समानता मतलब सभी को समान अवसर प्रदान करना, और समता का मतलब है एक समान परिस्थिति वालों को एक समान सुविधाएं या अवसर प्रदान करना, उसे समता कहा जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 14 में समानता की बात वहां पर कही गई है। तो उसमें जो है दो भाग किए गए हैं, आर्टिकल 14 का 1 और 14 का 2। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है, सभी लोगों के साथ समान अवसर प्रदान करना। फिर ऐसे ही फिर आगे मैंने आर्टिकल 14 से 18 तक एक साथ आपको ट्रिक भी बता रखी है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। उस पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी वहां पर लिखा रखे। तो ये समानता और समता का मतलब हो गया। कल मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि भाई सभी प्रकार के एक जगह अगर जानवरों को लाया गया, उसमें हाथी भी है, घोड़ा भी है, बंदर भी है, बिल्ली भी है। अब सबको अवसर दिया गया, सबसे कहा गया कि भाई एक पेड़ में चढ़ोगे तो आपको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। अब उसमें बंदर था, बंदर पेड़ में चढ़ने वाला, उसके जैविक रूप से उसके पास ये क्वालिटी है कि वो पेड़ में चढ़ जाता है, तो वो पेड़ में चढ़ गया। लेकिन हाथी पेड़ में नहीं चढ़ सकता, घोड़ा पेड़ में नहीं चढ़ सकता। तो एक समान लोग परिस्थितियां जिनकी जैसी है उनको वैसे अवसर देना, उसे समता कहा जाता है। तो ये समानता और समता का अंतर था, ये सबने हमने क्लियर कर लिया था। तो इसमें अब किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात हमने कहा कि समानता के लिए शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा में समानता का मतलब क्या था, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। शिक्षा में समानता का मतलब यह है कि शिक्षा में सभी वर्गों को, किसी भी जाति, कोई भी धर्म हो, सभी के साथ समान व्यवहार करना, उसे शिक्षा में समानता कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न करना, उसे शिक्षा में समानता कहते हैं। शिक्षा में समानता का अर्थ क्या था? शिक्षा में समानता का अर्थ
समानता का अर्थ सभी जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के साथ कोई भेदभाव न करना, कोई भेदभाव न करना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम शिक्षा में समानता कहते हैं। तो ये भी क्लियर है। अब असमानता कितने प्रकार की होती है इसको हमने समझा था। मैंने आपसे कहा था कि असमानता के प्रकार दो होते हैं। असमानता के प्रकार, दो प्रकार की असमानताएं होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्राकृतिक असमानता, नेचुरल रूप से जो असमानता होती है, प्राकृतिक असमानता। और दूसरी कैसी होती है? मानव निर्मित असमानता होती है, मानव निर्मित असमानता, ठीक है। अब प्राकृतिक का मतलब, जैसे मैंने कहा, नेचुरली असमानता पाई जाती है। जैसे लड़के लड़कियों में जो असमानता पाई जाती है वो कैसी है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक भी दो तरीके की होती है। एक तो भौगोलिक होती है, भौगोलिक असमानता, भौगोलिक। और दूसरा कैसी होती है? जैविक। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रख लेना। मानव निर्मित भी दो तरीके की होती है। एक होती है धार्मिक असमानता, धर्म के आधार पर। दूसरी कैसी होती है? सामूहिक, सामूहिक असमानता। और सामूहिक असमानता के मैंने कहा विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे सामाजिक भी होती है असमानता, सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है। आर्थिक असमानता कहा हमने, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, भाषाई हो गया, भाषाई असमानता हो गया, ऐसे ही जातीय असमानता हो गया, और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक असमानता हो गया, मनोवैज्ञानिक असमानता। तो असमानता के प्रकार आपको ये क्लियर हो गए होंगे। असमानताएं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में भौगोलिक भी होती है, जैविक भी होती है। मानव निर्मित में धार्मिक और सामाजिक। इनका मतलब अच्छे से समझ लेना। भौगोलिक मतलब क्षेत्र विशेष के आधार पर जो असमानता पाई जाती है उसे भौगोलिक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि पहाड़ के लोग जो होते हैं उनकी लंबाई जो है कम होती है, लंबाई कम होती है, और इसीलिए उनके लिए हिल सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है, ठीक है। तो भर्ती में जो आर्मी भर्ती में जो जाते हैं बच्चे, उनको हिल में, हाइट में भी छूट मिलती है, चेस्ट में भी छूट मिलती है। तो उसका कारण ये है क्योंकि ये भौगोलिक रूप से असमानता है, ये देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर छूट दी जाती है। दूसरा जैविक असमानता का मतलब ये हो गया कि भाई लड़के लड़कियां दोनों जैविक रूप से अलग अलग प्रकार के, शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है, उसी को जैविक असमानता कहा जाता है। मानव निर्मित में क्या है? धार्मिक। अब धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग धर्म है, तो ये मानव ने ये धार्मिक रूप से ये डिवीजन कर दिया। इंसान तो इंसान है ना, लेकिन अब मानव ने उनको धर्म के आधार पर बांट दिया, फिर धर्म को भी जाति के आधार पर बांट दिया। तो ये जो है मानव निर्मित असमानता होगी। ऐसे ही सामूहिक रूप से जो असमानता है उसमें कई तरीके के, जैसे समाज में असमानता पाई जाए, समाज में असमान कर दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य और किसी को शूद्र बना दिया। तो ये समाज के द्वारा बनाई गई असमानता है, ठीक है। ऐसे ही देखो आर्थिक असमानता। अब आर्थिक रूप से किसी के पास जो अधिक धनी है, कोई कम धनी है, तो ये अलग अलग तरीके की क्लास होगी, हायर क्लास होगी और मीडियम क्लास होगी और लो क्लास होगी। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से भी असमानता। अब भाषा के आधार पर भी असमानता होगी। भाई पहाड़ के लोग अलग तरीके की भाषा बोलेंगे, पहाड़ी भाषा बोलेंगे, है ना। अगर आप कहीं गुजरात में चले जाओ गुजराती होगी, राजस्थान में चले जाओ राजस्थानी, साउथ में चले जाओ कन्नड़ वगैरह, यहाँ पर कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सब साउथ की तरफ भाषाएं मिलेंगी। तो इनको कहते हैं भाषाई असमानता। ऐसे ही जातीय असमानता। अब जाति होगी, जातियां अलग अलग जातियां, जाति के आधार पर असमानता मिलेगी। और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से असमानता। हमने कह दिया कि भाई पहाड़ के लोग जो है ये हाइट में छोटे होते हैं, या फिर पहाड़ के लोग अच्छे होते हैं, हमने एक साइकोलॉजी बना ली, या फिर अच्छे नहीं होते, कोई साइकोलॉजी बना ली, या मैदान के लोग अच्छे होते हैं, या साउथ के लोग अच्छे होते हैं, ऐसी एक अपनी साइकोलॉजी बना दी, उसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक असमानता। तो ये असमानताओं के अलग अलग प्रकार थे, तो ये भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो दोनों चीज़ें हमारी समझ में आ गई। समता क्या होता है, समानता क्या होता है, ये भी क्लियर हुआ।
शिक्षा में समानता क्या होता है और असमानता के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनको पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे, इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये इसमें एक फिर हमने अगला जो पॉइंट कहा था, शिक्षा में असमानता के कारक क्या है, ये हमने समझा था। शिक्षा में असमानता के कारक, अब कारक वही कारक तो हुए जो असमानताएं पाई जाती है, वही कारक भी हुए उसके, है ना। जैसे इसमें सबसे पहली असमानता क्या होगी, सामाजिक असमानता होगी, है ना। सामाजिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता। शिक्षा में असमानता के कारक क्या है, सामाजिक असमानता। और कौन सी थी, आर्थिक असमानता। आर्थिक रूप से हम असमानता कर रहे हैं, जो धनी बच्चा है उसके लिए हम अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और जो निर्धन बच्चा है उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे ही धार्मिक असमानता, धर्म के आधार पर देख रहे हैं। धार्मिक असमानता, जो हिंदू है उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं शिक्षक, और जो मुस्लिम है उसके साथ अलग तरीके का, जो सिख है अलग तरीके का शिक्षक कर रहे हैं और बच्चे भी असमानता कर रहे हैं। तो इस तरीके की असमानता को हम क्या कहते हैं, धार्मिक असमानता। ऐसे ही सांस्कृतिक असमानता, संस्कृति के आधार पर, भाई हमारे पहाड़ का जो है जो व्यक्ति है उसके साथ हम अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और जो प्लेन्स का है या अदर क्षेत्र का है उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरीके के व्यवहार को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक, संस्कृति के आधार पर असमानता। पारिवारिक असमानता, आप देखो कोई परिवार, पारिवारिक असमानता क्या है, कोई उच्च परिवार का है तो उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। कोई निम्न परिवार का है जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके साथ अलग तरीके का। तो इस प्रकार की असमानता को पारिवारिक असमानता कहते हैं। ऐसे ही देखो भाषाई असमानता, अब भाषा के आधार पर भी हम क्या कर रहे हैं, भाषाई असमानता। कोई अपने क्षेत्र की भाषा बोलने वाला व्यक्ति है उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और कोई जो हमारे क्षेत्र की भाषा नहीं बोलता उसके साथ अलग तरीके की व्यवहार कर, तो इसे कहते हैं भाषाई असमानता। इसके अलावा हमने कहा एक शिक्षा देने में भेदभाव कर रहे हैं, शिक्षा देने में भेदभाव, देने में भेदभाव, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो इस तरीके के व्यवहार को हम क्या कहते हैं, शिक्षा देने में भेदभाव। ऐसे ही देखो मूल्यांकन में भेदभाव जब किया जाता है, मूल्यांकन में भेदभाव, मूल्यांकन में जब भेदभाव कि भाई जो व्यक्ति अपने जानने वाला है उसको अधिक नंबर देते रहे और जो नहीं जानने वाला है उसको कम नंबर। तो इस तरीके की असमानताएं कहां पर देखने को मिलती है, शिक्षा में असमानता के कारक है, ठीक है। ये कारक है उसके, और इसके लिए हमें इसके अब परिणाम क्या होते हैं उनको भी हमें समझना होगा कि इनके परिणाम क्या होते हैं। इस तरीके की अगर असमानताएं ये मिलती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं उसको भी हम समझते हैं। और मैंने ये आप लोग कोई आज कुछ नए भी जुड़े हो, नए नहीं मतलब है तो पुराने ही, लेकिन आज जुड़े हैं क्लास में, इसलिए मैंने कल पढ़ा रखा है, अब इसलिए मैं लिखने का मौका नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। बस मैं आज रिवीजन करा रहा हूँ ताकि ये चीजें अच्छे से समझ आए। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग तरीके का है इसलिए मैं इसको रिवीजन भी करा दे रहा हूँ कि जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब फिर हमने कहा शिक्षा में असमानता के परिणाम क्या होते हैं। शिक्षा में जो असमानता होती है, शिक्षा में असमानता के परिणाम क्या होते हैं, असमानता के परिणाम क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। भाई बच्चों के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो बच्चों में एक गिल्टी की भावना आ जाएगी ना, है ना, उनका बच्चों में क्या आ जाएगा, द्वेष की भावना आ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, द्वेष की भावना आ जाएगी। अगर अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार किया जाएगा तो बच्चों में शिक्षक के प्रति क्या होगा, द्वेष की भावना आ जाएगी, ठीक है, बच्चे शिक्षक से नाराज रहेंगे। इसके अलावा क्या होगा, समाज का विभाजन हो जाएगा, समाज का विभाजन, समाज का विभाजन, और छात्रों का भी क्या हो जाएगा, विभाजन। भाई जिसके साथ अच्छा व्यवहार शिक्षक कर रहे हैं तो बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो समाज का भी विभाजन होगा और छात्रों का भी विभाजन होगा। इसके अलावा बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार होगा, जो छात्र होंगे बच्चों के साथ क्या होगा, के साथ अनुचित व्यवहार होगा। अनुचित व्यवहार मतलब आप समझ रहे होंगे, अनुचित व्यवहार, अब जिसके साथ हम शिक्षक जो है
अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके साथ अनुचित व्यवहार होगा। जिसको शिक्षक अपने उसको लग रहा है कि भाई शिक्षक ये मेरे जानने वाला बच्चा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन और बच्चों के साथ तो अनुचित व्यवहार होगा फिर इसमें। ठीक है, इसके अलावा छात्र को योग्यतानुसार सीखने में बाधा आएगी। इसमें क्या होगा, योग्यतानुसार सीखने में बाधा आएगी, सीखने में बाधा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि शिक्षक जिसको जानता है, जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको अधिक नंबर दे रहा है, उसको कम भी आ रहे हैं तो तब भी अधिक नंबर दे रहा है, और जो बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, जिसको अच्छी चीजें आ रही है, उसको कम नंबर दे रहा है, क्योंकि उसके जानने वाला वो नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है ये क्या कर देती है, द्वेष की भावना को उत्पन्न करती है या असमानता को। इसके परिणाम जो है, शिक्षा में जो असमानता होती है उसके कई सारे ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनको हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षा की असमानता के परिणाम होते हैं। अब इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, उपरोक्त सभी दे देगा एक ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान देना है। अब हमने कहा था समानता को प्रोत्साहन देने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में कौन से प्रावधान किए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको न केवल इस टीचिंग एप्टीट्यूड में बल्कि जो है जीएस में भी काम आएगा। यहां से क्वेश्चन आपको जीएस में भी देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा था समानता के प्रोत्साहन हेतु, समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान में इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। इसके लिए मैंने सबसे पहली हेडिंग जो आपको लिखाई उसमें हमने कहा कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। नंबर 1 क्या था, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। इस पर सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ये तो आपका एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में 100% आपको दिखेगा ही दिखेगा। और अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो इसके लिए मैंने 3 आर्टिकल आपको बताए। अनुच्छेद 21A में इसकी बात की गई है, फिर अनुच्छेद 45 में बात की गई है, और फिर अनुच्छेद 51 के ए में बात की गई है। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। सबसे पहले हमने आर्टिकल 21A में कहा, और हमने कहा 21A की जो बात थी इंपॉर्टेंट बात है, और हमने यहाँ पर एक संशोधन बताया था 86वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इस संशोधन को भी बिल्कुल अच्छे से याद रखें, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में 21A मूल अधिकारों में मूल अधिकार जोड़कर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब इसी संशोधन द्वारा, अब ध्यान देना, इसी 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या जोड़ा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बात भी यहां पर कहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है। इसके बाद इसी संशोधन के द्वारा 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़कर कहा गया, क्या कहा गया
कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह क्या करे, कि वह अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दे, अनिवार्य रूप से शिक्षा दे। इसका मीनिंग आप यहां पर देखो कि 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक तो ये मूल अधिकार जोड़ा गया 21 से, मूल अधिकार, और जो ये आर्टिकल 45 है ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी, ये नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 51 क्या है, ये मूल कर्तव्य, तीनों चीजें जोड़ेगी। ठीक है, 21A में अब मूल अधिकार रख दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार क्या है, तो वर्तमान में शिक्षा का अधिकार क्या है, तो ये मूल अधिकार है, या आप कह लो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है वो वर्तमान में क्या है, तो मूल अधिकार है। लेकिन पहले क्या था, ये इससे पहले क्या था, 86वें संशोधन 2002 से पहले यह आर्टिकल 45 में डीपीएसपी था, इसको ध्यान रखेंगे। पहले आर्टिकल 45 में ही कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए कहा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इस संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार बना दिया गया, तो अब ये कंपलसरी हो गया कि इसे देना ही देना होगा। और साथ में जो है आर्टिकल 45 में एक चीज जोड़ दी कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे, उनकी प्राथमिक देखभाल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ये इसमें कहा गया। ठीक है, तो यहां तक की बातें सबको क्लियर थी। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने दूसरी समानता की बात की थी, शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता। ये सबको अब याद हो ही गया होगा, इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगला है शिक्षा संस्थानों में, नंबर 2। ये सबने लिख रखे होंगे, कल हमने लिखा रखे हैं, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, जिसका अगर कुछ छूटा हो। बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आज शाम तक या कल तक, जो भी होगा, जब भी टाइम होगा मैं आपको भेज दूंगा। तो ये तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात रहेगी। अब बात आती है शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता। दूसरा है शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। अब इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 29 में इसकी बात कही गई है। किस आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 29। शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में है, ऐसे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन दे देंगे 28, 29, 30, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता की बात आर्टिकल 29 में कही गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 29 में तो 2 पार्ट है, आर्टिकल 29 का 1 है और आर्टिकल 29 का 2 है, 29 का 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान देना है यह आर्टिकल 29 के 2 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 29 के 2 में दी गई है। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है, 29 के 1 में क्या कहा गया, देखो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, यहां पर भाषा, लिपि और संस्कृति की बात कही गई है। अगर पूछा जाए कि भाषा से संबंधित समानता की बात कहां पर की गई है, तो आर्टिकल 29 के ए में कही गई है।
लेकिन शिक्षा में समानता की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे, राज्य द्वारा जो शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं, राज्य द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संस्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब बात आती है यहाँ पर कि शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 29 का 2, जबकि 29 का ए शिक्षा संस्थानों में समानता से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है, ये भाषा, लिपि और संस्कृति की समानता से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, शिक्षा संस्थानों में अवसरों की समानता। अब इसके बाद आया अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तीसरा पॉइंट हमने देखा अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। नंबर 3 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इन आर्टिकलों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी शिक्षा से संबंधित कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, किस आर्टिकल में संवैधानिक प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आप लोग इस चीज को मान के चलना, आर्टिकल 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनके सब पार्ट भी आपको याद रखने हैं। 20 का 1 और 2, ऐसे ही 30 का 1 और 30 का 2। अनुच्छेद 30 में भी मैंने कहा, अनुच्छेद 30 में भी क्या है, 2 पार्ट है। एक है अनुच्छेद 30 का 1 और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 30 का 2। अब इनमें क्या कहा गया है इसको भी समझना। ये अल्पसंख्यकों से समझो। वैसे तो देखो अल्पसंख्यक और साथ में जो है जो SC ST और विशेष रूप से जो ST वर्ग से संबंधित है उनकी संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 29 आप इसको ध्यान रखना कि कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग और SC ST से संबंधित है, तो आर्टिकल 29 और 30 ये याद रखेंगे, दोनों के दोनों मैं अलग से लिख दूंगा, उसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यक और विशेष रूप से ST वर्ग से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया देखो, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ये शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं या शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। ठीक है, और उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब ये शिक्षा संस्थान शब्द यहाँ पर आ गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 30 का ए है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मदरसे होते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग अपने मदरसे चला सकते हैं, उनके लिए अनुमति है, और उसमें धार्मिक शिक्षा भी देते हैं वो लोग, है ना, तो ये भी कहा गया। ऐसे ही सिख धर्म से समझिए, जैसे गुरु तेग बहादुर है यहाँ हल्द्वानी में, तो गुरु तेग बहादुर क्या है, उसमें सिख धर्म से संबंधित वहां पर शिक्षा संस्थान है। तो ये अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। और इसमें दूसरे में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे जो शिक्षा संस्थान है, देखो
संख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने में, अनुदान देखो, शिक्षा संस्थान और अनुदान देने में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, ये भेदभाव नहीं करेगी। दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, इन दोनों आर्टिकल को पढ़ना, 29 का 1 और 2 और 30 का 1 और 2। और मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि अल्पसंख्यक और SC ST, इसको आप लोग अलग से नोट कर लेना। अल्पसंख्यक तथा SC ST वर्ग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद तो आर्टिकल 29 और 30, ये दोनों के दोनों अल्पसंख्यक वर्ग और SC ST वर्ग के संरक्षण से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। न केवल इसमें बल्कि GS में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें हमारी क्लियर थी। इसके बाद अगला हमने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की थी, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 28 और 30 को बताया था। तो अगला अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बाद हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी और ये टॉपिक हम कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने ये रिवीजन भी करा दिया है और इसको अब हम कंप्लीट भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये, दोनों तरफ काम आने वाला है, GS में भी और यहाँ पर इसमें शिक्षण अभिरुचि में भी। अगला धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से संबंधित, निरपेक्ष शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए कौन से आर्टिकल इसमें हमें दिए गए? सबसे पहले आप लोग सब जानते हो कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फिर उसके बाद मुख्य जो है यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार वगैरह यहाँ पर उसकी बात आती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में। अब इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात है ये किस आर्टिकल में कही गई है? तो अनुच्छेद 25 में कही गई है। सबसे पहले आर्टिकल 25, फिर आता है आर्टिकल 28, 25, 28 और 30 जो अभी हमने पढ़ा था। 25 में कही गई है, 28 में कही गई है और 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 में भी इसकी बात कही गई है। क्लियर हो गया? जो कि अनुच्छेद 30, 29 और 30 किससे संबंधित है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार कितने से कितने, अब उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना पॉलिटिकल वाले पोर्शन को। समानता का अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, तीसरा फिर 23 से 19 से 22 तक है ना, 19, 20, 21, 22। फिर 23, 24 में किसका है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद हम किस में आए? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किससे संबंधित है? 25 से 28। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उससे पहले शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। इस तरीके से ये हमारे मूल अधिकार थे। बस वहीं से ये सारी चीजें संवैधानिक प्रावधान उसी वाले पोर्शन से बन रहे हैं। अब हमें आर्टिकल 25 क्या है इसको समझना है और आर्टिकल 28 क्या है इसको समझना है। आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात सबसे पहले अनुच्छेद 25 में कही गई है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है और उसका पालन पोषण कर सकता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, किसी भी
धर्म को मान सकता है। धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है कि धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म को मान सकता है और उसका पालन पोषण कर सकता है, ठीक है, और उसका पालन पोषण कर सकता है। ये इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया। और ऐसे ही 26 में क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकता है, जो भी जिसका धर्म है उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको कर सकता है। तो ये भी वैसे अगर देखा जाए तो धर्म निरपेक्षता से संबंधित हो सकता है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर धर्म निरपेक्ष की बात करें तो ये आर्टिकल 25 में है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। और 26 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। और 27 में क्या कहा गया है कि सरकार द्वारा किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लिया जा सकता। अब 28 में क्या कहा गया ये समझना, 28 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो शिक्षा संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन देखो आर्टिकल 30 के 1 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 30 के एक में कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान चला सकते हैं और अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे भी सकते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग आर्टिकल 30 के तहत दे सकते हैं। ये तो 30 के 1 में कहा गया, लेकिन 30 के 2 में क्या कहा गया है कि सरकार जो है, आर्टिकल 30 के 2 में कहा गया है कि सरकार किसी भी जो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जो शिक्षा संस्थान है उनको अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। कि अल्पसंख्यक द्वारा, इसका 30 का 2 है वैसे, ये अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने में सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ये इसमें कहा गया। अब आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जामों में जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की, ये भी तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही जा रही है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 25 से 28, ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी यहाँ पर बात होगी। इसके बाद भाषा संरक्षण के लिए मैंने बताया था कि भाषा संरक्षण के लिए भी कुछ प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है कि भाषा का संरक्षण उसमें भी समानता रखी जाए। अब भाषा संरक्षण के लिए कौन सा प्रावधान है इसको आप लोग समझ जाओ। ये टॉपिक जनरली आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, ये किसी किताब में विशेष रूप से ये टॉपिक मिले है नहीं है, ठीक है। अगला है भाषा संरक्षण के लिए से संबंधित प्रावधान, भाषा संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान। अब ये किस आर्टिकल में भाषा से संबंधित, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। एक तो हमने कहा था आर्टिकल 29 के 1 में कहा गया है, आर्टिकल कितना है 29 का 1 जो अभी आपने पढ़ा था। दूसरा कितना है आर्टिकल 350। दोनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि यही नहीं हिंदी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल न केवल जीएस में, हिंदी में भी पूछे, जीएस, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड 3 जगह पूछे जाने वाले आर्टिकल है। आर्टिकल 29 का 1, सबसे पहले आर्टिकल 29 का 1 अभी आप लोगों ने पढ़ा था। अभी आप लोगों ने 29 में 2 आर्टिकल पढ़े थे। 29 के 1 में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मान सकता है। क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मान सकता है, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता।
भाषा की बात आ रही है, भाषा संरक्षण के लिए। भाषा के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 के 1 में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी जो भाषा है, लिपि है और जिसकी जो संस्कृति है, विशेष रूप से किसकी, अल्पसंख्यक और एसटी वर्ग की संस्कृति की बात है, भाषा, लिपि और संस्कृति को मान सकता है, मान सकता है। आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक। तो भाषा की बात आ रही है, भाषा के संरक्षण के आर्टिकल 29 के 1 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मान सकता है, ठीक है। जबकि आर्टिकल 29 के 2 का संबंध किससे है कि किसी भी शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा जो शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं उसमें जो है किस उन शिक्षा संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में या सरकार द्वारा, अल्पसंख्यक भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये 29 के 2 में कहा था। तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरा आर्टिकल 350 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 350 ये भी किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित। इसमें क्या कहा गया है, इसको समझना कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, देखो भाषा के संरक्षण के लिए ये भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हेतु, अधिकारों की रक्षा हेतु किसकी नियुक्ति की जाएगी, एक अधिकारी हेतु अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये भाषा से संबंधित, भाषा के संरक्षण के लिए ये आर्टिकल 350 में भी कहा गया, 29 के 1 में भी कहा गया। तो ये भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कमजोर वर्गों की शिक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल। अब यहां से समझना अगले प्रावधान के बारे में, संवैधानिक प्रावधान के बारे में। यहां तक हमने चीजें क्लियर कर दी। अगला है कमजोर वर्गों की शिक्षा। कमजोर वर्गों की शिक्षा, कमजोर वर्गों की शिक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, इनको भी समझना। इसमें अनुच्छेद कितने कितने हैं। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 15, 17 और 46, 15, 17 और 46, या फिर यहां पर कह सकते हो कि कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए कौन सी, मतलब उनके साथ समानता कैसे लाया जाए, जो वर्ग कमजोर वर्ग है उसके लिए समानता कैसे लाई जाए, उसके लिए आर्टिकल 15 में सबसे पहले प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15, इसको समझना 15 में क्या है। अब देखो आप लोगों को 14 से 18 की ट्रिक याद है किसी को? आर्टिकल 14 से 18 के लिए मैंने क्या बताया था, बताइए। कानून सामाजिक अवसरों में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत करता है, ये इसकी ट्रिक, ठीक है। क्या बता रखा है, कानून सामाजिक अवसरों में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताया। इसका मतलब ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 से संबंधित है। ये प्रावधान है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अब ये जो आर्टिकल 15 में कह रहा हूं, 15, 17 और 46 कह रहा हूं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 46, ये 3 के 3 आपको समझने। ये 3 के 3 किससे संबंधित है? कमजोर वर्गों के लिए है। जो कमजोर वर्ग है उनकी व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। उनके लिए यहां पर व्यवस्था करने का प्रावधान। आर्टिकल 15 मैंने कहा सामाजिक समानता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ, किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 15 में कहा गया। अगर इसको हम अच्छे से समझे तो इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मैंने आपको लिखाया होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ
किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, अब इनको देखो, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अब देखो कितने आधार है ये, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। कितने आधार है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये भेदभाव नहीं करेगा। ये है किसके लिए? जो कि कमजोर वर्ग है उनके संरक्षण के लिए ये यहाँ पर उनके साथ समानता लाई जाए, इसके लिए आर्टिकल 15 में ये प्रावधान। अब आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है? सर, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 17 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 46 कोई बताएगा किससे संबंधित है? बताइए। 45 की अभी हमने चर्चा की थी। 44 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, 45 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 46 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 46 किससे बिल्कुल सही है ना? आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य जो है SC ST वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा उनके धन संबंधी व्यवस्था को करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा तथा धन संबंधी, वित्त संबंधी व्यवस्था करेगा, ये इसमें कहा गया है। तो ये SC ST वर्ग या फिर जो कमजोर वर्ग है उनके संरक्षण के लिए ये 3 आर्टिकल है, 15, 17 और 46। जल्दी से इनको लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रावधान में चल रहे हैं। लिखे जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो ले लो, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 15 मिनट 10 मिनट का टाइम बचा है, उसमें हमें ये कंप्लीट करना है। लिखिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये कमजोर वर्गों की शिक्षा से संबंधित ये आर्टिकल था, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आप लोग इसके साथ साथ पॉलिटिकल को एक बार रिवीजन भी कर लेना सभी लोग। इस बीच में ये पॉलिटिकल वाला पोर्शन भी आपके सामने आ गया है इस टॉपिक में, तो उसको भी रिवीजन कर लेना। अगला है मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा के लिए कौन सा? मातृभाषा में शिक्षा, और इन्हीं में से क्वेश्चन GS में भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक में भी पूछे जाएंगे। मातृभाषा में शिक्षा के लिए आर्टिकल 29 का 1, फिर से घूम फिर करके आ गया, देखो अनुच्छेद 350 का A, ये लो, ये दोनों के दोनों आर्टिकल आपने पढ़ रखे, लेकिन 350 का अब ये A दे रखा है और 29 का A दे रखा है। 29 का 1 तो आपने पढ़ ही रखा है, अभी अभी आपने पढ़ा कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मान सकता है, संस्कृति को मान सकता है। अब देखो, अब आप कहोगे दोबारा क्यों बताया, अभी तो पढ़ा था। यहाँ पर मातृभाषा के संरक्षण के लिए इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जो मातृभाषा है उसको मान सकता है और उसे अपनी लिपि को मान सकता है, अपनी संस्कृति को मान सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, उससे संबंधित जो कार्यक्रम है उनको कर सकता है। अब 350 के A में क्या कहा गया, देखो अल्पसंख्यक वर्ग। अब देखो, अभी आपने 350 पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 350 के A की। 350 में हमने का देखो, जो अभी हमने पढ़ा था वो 350 का B था, B, वहां पर B कर लेना। 350 के A में क्या कहा गया, सबसे पहले इसको सुनो।
इसमें क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो प्राथमिक स्तर में अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग प्राथमिक स्तर में अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ये मातृभाषा से संबंधित है, अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं, ये इसमें कहा गया। जबकि मैंने अभी 350 के बी को उससे पहले बताया था और उसमें मैंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके भाषाई संरक्षण के लिए किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, वो 350 का बी था, वहां पर आप लोग बी जरूर लिख लेना। इसके बाद लास्ट आता है स्त्री शिक्षा के लिए कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन से आर्टिकलों में प्रावधान किया गया? तो इसके लिए भी स्त्री शिक्षा के लिए 2 आर्टिकल है, या स्त्री पुरुषों में समानता के लिए आर्टिकल 15 का 1 और 15 का 3। 15 का 1 और 15 का 3। 15 का 1 अभी आप लोगों ने आर्टिकल 15 को पढ़ा था। ठीक है, कानून सामाजिक अवसरों में इसमें क्या कहा गया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, 15 के 1 में क्या कहा गया था? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसके आधार पर? अब देखो ध्यान देना, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर, देखो लिंग स्त्री पुरुष, ठीक है, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये इसमें कहा गया, लिंग के आधार पर। इसीलिए यहां पर कहा गया कि यह आर्टिकल किससे संबंधित है? स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, अब आर्टिकल 15 के 3 में क्या कहा गया है इसको समझ लेना आप। 15 के 3 में इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है, अब देखो इसमें जनरली है क्या, देखो सामाजिक समानता की बात की गई है। कानून के समझ से सभी व्यक्ति क्या है? समान है। इसी को हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमने क्या कहा, दूसरा हमने क्या कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कानून सामाजिक अवसरों में, कानून के समझ से समानता, सामाजिक समानता, अवसरों के समान, कानून के समझ से सभी लोग समान है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान है। ठीक है, कानून के समझ से समानता, सामाजिक समानता। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि राज्य क्या करेगा? स्त्रियों के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ये यहां पर इसलिए इस आर्टिकल में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य महिलाओं और समता, देख लो अब यहां पर महिलाओं और बच्चों के साथ और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, ये इसमें जोड़ा गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उनके लिए राज्य जो है विशेष रूप से अलग नियम बना सकता है, जो कि सबके लिए नहीं होगा, महिलाओं और बच्चों के लिए होगा। तो इसीलिए जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए में समानता लाने के लिए या स्त्रियों के साथ समानता को लाने के लिए ये आर्टिकल 2 जोड़े गए, 15 का 1 और 15 का 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको आप लोग याद रखेंगे। तो ये है स्त्री शिक्षा से संबंधित, उनमें समानता लाने के लिए, समता करने के लिए ये है। देख लो, समानता में तो क्या कहा गया कि कानून के समक्ष सब समान है, और दूसरा क्या कहा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया कि भाई स्त्रियों और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा, ताकि उसमें क्या लाई जाए? समता लाई जाए। समानता के साथ साथ समता भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कक्ष में समानता के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अगले लास्ट टॉप पॉइंट में आ रहा हूं, कक्ष में शिक्षकों की भूमिका। कक्ष में
समानता हेतु शिक्षकों की भूमिका। क्या करना चाहिए शिक्षकों को? भाई सबके साथ समान व्यवहार करें, है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे शिक्षक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा देखो, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार न करना। ठीक है, सबसे पहली चीज होगी। दूसरा, व्यक्तिगत, देखो अब कभी कभी क्या होता है, किसी भी बच्चे को अगर व्यक्तिगत रूप से के बिना शिक्षण करना चाहिए, किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुर्व्यवहार नहीं रहा। माना अगर शिक्षक का किसी के गांव में जो है किसी के साथ अगर कोई परिवार में लड़ाई हो रखी है, पता चल रहा है उसके बच्चे के साथ शिक्षक वहां पर भेदभाव कर रहा है, तो इस तरीके का व्यक्तिगत चीजों को वहां पर बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब जो है एक समान होते हैं। तो व्यक्तिगत जो दुर्भाव होता है उसके बिना शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत दुर्भाव के बिना शिक्षण किसी तरीके का किसी के, और पूर्वाग्रह भी होता है कभी कभी, हाँ, कि भाई ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक गतिविधियों की जो गतिविधियां है उनका अवलोकन करना चाहिए। नकारात्मक गतिविधियों का अवलोकन उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। क्लास में जो है जो नकारात्मक अगर गतिविधियां हो रही है तो उनका अवलोकन करना चाहिए। और विद्यालय प्रबंधन को देखो, अब विद्यालय प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। विद्यालय प्रबंधन को सभी शिक्षकों के साथ समान व्यवहार करना। प्रबंधन को ये नहीं करना चाहिए कि भाई किसी शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ बुरा। ठीक है, समावेशी शिक्षण को महत्व देना चाहिए। समावेशी शिक्षण सब लोग जानते होंगे, समावेशी शिक्षण को महत्व देना चाहिए, मतलब उसमें सभी प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़े, उसको विशेष रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, छात्रों पर, अब देखो एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी और उपहास नहीं उड़ाना चाहिए बच्चे का। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी उपहास न किया जाए, किसी बच्चे पर जो है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाए, उसका उपहास न उड़ाया जाए। ठीक है, और पाठ योजना बनाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। पाठ योजना बनाने में सावधानी। अब ये क्या होता है देखो, कभी जैसे पढ़ाते हुए कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो किसी बच्चे को बुरा लग गया, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमारी जो पाठ योजना है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी ध्यान देना है कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा देखो अगला, जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, समानता हेतु पाठ्यचर्या। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं समानता हेतु पाठ्यचर्या। जल्दी 2 मिनट का काम हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इनको पढ़ लेना। ये कोई इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, ये सब समझने वाले पॉइंट है, सब लोग जानते हो, बस इनको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है समानता हेतु पाठ्यचर्या। समानता हेतु पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठ्यचर्या पूरा टॉपिक समानता पर डिपेंड है। ये एक नंबर 1 पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? समावेशी पाठ्यक्रम होना चाहिए। समावेशी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? समावेशी, मतलब सभी तरीके के बच्चे उसमें पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए, मतलब विद्यालय में शामिल होने चाहिए। दूसरा, समावेशी अधिगम। अधिगम भी कैसा होना चाहिए? समावेशी, उसमें किसी जाति, धर्म, लिंग, उस पर कोई गलत
उस पर बात करने वाला अधिगम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए एक समान अधिगम जिसमें कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इसके अलावा पाठ्यचर्या में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में समानता, पाठ्यचर्या में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या में विविधता भी होनी चाहिए। ये भी समझ लेना, पाठ्यचर्या में विविधता, विविधता होनी चाहिए, विविधता, ठीक है। और पाठ्यचर्या में आप ये कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की इसमें पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इसको भी जल्दी से लिख लो। और लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि समानता के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। और अगला लिखेंगे समानता हेतु सरकार की भूमिका। अब सरकार क्या करेगी उस पर भी हम चर्चा करते हैं, सरकार की क्या भूमिका होती है इसमें, ठीक है। लास्ट हेडिंग लिखेंगे समानता हेतु सरकार की भूमिका। ये सब आप लोगों के समझे हुए पॉइंट हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। समानता हेतु सरकार की भूमिका, इसमें अगर कुछ पढ़ना है तो आपको पढ़ना क्या था, सारे आर्टिकल जो दे रखे वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने। नंबर 1 सरकार को क्या करना चाहिए, नंबर 1 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्या करनी चाहिए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि जो आरटी एक्ट 2009 सरकार लाई है, इसके लिए सरकार क्या लाई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लेके आई है, ठीक है। उसके लिए उसके द्वारा सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया गया। दूसरा, सभी को शिक्षा संस्थानों में नामांकन। देखो, सभी को शिक्षा संस्थानों में नामांकन, शिक्षा संस्थानों में नामांकन, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि इसको जो है एडमिशन देंगे, इसको नहीं देंगे। अगर ये हिंदू है तो एडमिशन देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे, या फिर मुस्लिम है तो एडमिशन देंगे, हिंदू है तो नहीं देंगे। इस तरीके का किसी, और वैसे भी देखो डिसेबल्ड जो भी बच्चे होते हैं उनको भी नामांकन देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा डिसेबल्ड है, वो बिल्कुल समझ नहीं पाता, या फिर उसका विजन से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है, या फिर हियरिंग से संबंधित कोई डिसेबिलिटी है, या कोई भी डिसेबिलिटी है, उसको भी वहां पर एडमिशन देना पड़ेगा। इसीलिए उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। अत्यधिक संख्या में शिक्षा संस्थान स्थापित करना, अत्यधिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना, अधिक से अधिक जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना सरकार को इसके लिए करनी होगी। यह सरकार की भूमिका है। जैसे 1 किलोमीटर में आपने देखा कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले जाए और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक खोले जाए, तो ये जो है सरकार की भूमिका है। अपव्यय और अवरोधन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है कोठारी आयोग में। अपव्यय व अवरोधन पर नियंत्रण किया जाए, जिससे कि अपव्यय, बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाता है तो उससे उसका क्या हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। ऐसे ही अवरोधन, अगर बच्चा बीच में स्कूल छोड़ के चले जाता है या फिर उसमें अपव्यय फालतू का बीच में ही चले गया, उसका खाली खर्चा भी हुआ और फिर जो है उसका समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद। अवरोधन मतलब बार बार बच्चा फेल हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है इस पर नियंत्रण होना चाहिए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। सरकार क्या करेगी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेगी, बच्चों को छात्रवृत्ति देगी, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी जरूरी है। और इसके अलावा SC ST OBC को आरक्षण देना, SC ST OBC को, OBC और महिलाएं भी जोड़ दो, महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, जिससे कि समानता लाई जा सके, समानता के साथ साथ समता भी लाई जा सके, ठीक है। और जनजातीय जो क्षेत्र है इसको भी ध्यान रखना, जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोले जाए, आवासीय विद्यालय, अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय खोले जाए। और जो मिड डे मील है उसको भी साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाए, मध्याह्न भोजन योजना, चलाई, जिससे कि बच्चों को
प्रॉपर भोजन वगैरह मिलेगा तो बच्चे स्कूलों में भी आएंगे। ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि समानता हेतु सरकार की भी ये विभिन्न भूमिकाएं हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक था जो हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, और अब हम यहाँ से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग जुड़े रहे, और उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिली हैं।